अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ मेकर्स के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान ज़रिया आरिफ। मुल्क में लॉकडाउन में नरमी के बाद कोरोना की सूरत हाल बेहतर होने की बजाय मुसलसल खराब होती चली जा रही है। सिर्फ एक दिन में 17 अफराद की जान चले जाना कोई छोटी बात नहीं है। मुतासरीन की तादाद भी 8,400 से तजावुज़ कर गई है। हम अपने एक्सपर्ट से पूछेंगे कि हमारे नर्म रवैये से कोरोना की सूरत हाल हर दिन के साथ इंतहाई खतरनाक तो नहीं हो रही? क्या आने वाले दिनों में ये जो कोरोना का बम है, क्या ये फट भी सकता है? हम उस खतरे की तरफ जा रहे हैं क्योंकि मुल्क में जुज़वी लॉकडाउन की सूरत हाल से भी ताजिर खुश नहीं है। उन्होंने हुकूमत को फैसले के लिए 3 दिन दिए हैं। जी हाँ, सिर्फ 3 दिन की डेडलाइन दी गई है ताजिर बिरादरी की जानिब से कि अगर उनमें उस हवाले से फैसला ना किया तो फिर हम ताजरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुद फैसला करने पर मजबूर हो जाएंगे। क्या इस दी गई डेडलाइन के पेश नज़र हुकूमत का ताजरों का मुतालबा तस्लीम कर लेना चाहिए और ये आने वाले वक्त में क्या ये मफाद आमा में होगा, ये भी क्वेश्चन मार्क है। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खान अब्बासी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें मुतालबा किया कि शहबाज शरीफ से ऑन कैमरा तफ्तीश की जाए। उन्होंने कहा कि उन्हें पहले भी गिराया गया लेकिन कुछ नहीं मिला, उन्हें एक बार फिर नोटिस भेज दिया गया है नैब की जानिब से। तो हमारा सवाल यह है कि जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि शहबाज शरीफ से तफ्तीश का जो अमल है वो ऑन कैमरा किया जाए, क्या ये मुतालबा उनका जायज़ है? और आखिर में बात सरकारी निज़ाम के तहत ज़कात की, जिस पर चीफ जस्टिस ने सवाल उठाया है कि क्या ये मुस्तहिकीन तक पहुँच भी रही है या नहीं और इसका तरीक़ाकार क्या है। इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार नासिब चौकाई साहब, NBC पर। शुक्रिया प्रोग्राम में अपना वक्त देने के लिए। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करेंगे तज्ज़ियाकार इब्राहिम राजा, साथ ही साथ कुछ देर में प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे तज्ज़ियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब। प्रोग्राम में आज हमारे साथ नसीम सिद्दीकी साहब भी मौजूद होंगे, लाहौर स्टूडियो से वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। साथ ही साथ रज़ा रूमी साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, आप भी प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कोरोना के खतरे के हवाले से कि 14 तारीख को पाकिस्तान में लॉकडाउन को ईज़ किया गया, नरमी इसमें बढ़ती गई और तब से लेकर अब तक अगर देखा जाए तो कभी ये फिगर सामने आ रहा था कि एक दिन में 10 अमवात। आज ये खबर सामने आई है कि एक दिन में 17 अमवात। पाकिस्तान में कोरोना वायरस की शिद्दत में मुसलसल इजाफा होने लगा है और 17 कीमती जानें इस मोहलिक वायरस की नजर हो चुकी हैं। ऐसे में सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि कोरोना वायरस से एक दिन में 17, क्या कोरोना बम अब पाकिस्तान में फटने को है? नासिब चौकाई साहब, ये कोई छोटा फिगर नहीं है कि पाकिस्तान में एक दिन में जो अमवात का फिगर है वो 17 है, 17 है। खुदा ना खास्ता ये डबल फिगर आगे भी बढ़ सकता है। हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान में कोरोना बम फटने को? अगर आप 24 घंटे का अंदाज़ा लगाइए तो ये 23 लोग बनते हैं। 24 घंटे में 23 अफराद हलाक हो चुके हैं, जाँ बाग हो चुके हैं। इस्लामी निजाती कौंसिल कहती है कि इनको जाँ बाग कहें, शहीद कहें, मैं वही कहूँगा। तो असल बात ये है कि हम मुस्तकिल अर्ज़ कर रहे थे, दरख्वास्तें कर रहे थे, अर्ज़दाश्त पेश कर रहे थे कि देखिए ये बढ़ रहा है, ये बढ़ेगा, ये आगे जाएगा, इसके लिए इक़दाम करें, दिल से इक़दाम करें, ऊपर ही से नहीं करें। अब मैं माजी में नहीं रहूँगा बिल्कुल, ना तफ्तान पे जाऊँगा, ना मैं रायवंड पे जाऊँगा, ना मैं कर्फ्यू क्या होता है या लॉकडाउन क्या होता है इसकी बात भी नहीं करूँगा। मैं उसके बाद की बात करूँगा। उसके बाद हमने क्या किया, जब सूबों ने आपकी बात को मान लिया, चलें अब लॉकडाउन को लूज़ कर देते हैं, सॉफ्ट कर देते हैं, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ है कि अनारकी सी फैलने लगी और आपको सड़कों पर बहुत रश नज़र आया, डबल सवारियाँ, मतलब एक बाइक के ऊपर 5-5 लोग। अंदाज़ा लगाइएगा आप कि क्या सूरत हाल थी। अब कराची की भी और लाहौर की भी मैं सुबह देखता हूँ तमाम रिपोर्ट्स को, तो अंदाज़ा होता है क्या सूरत हाल है। तो अवाम ने इंतहाई नाजायज़ फ़ायदा उठाया, पुलिस वाले उनको रोकते रह गए, खुशामदें करते रह गए, उनको हाथ जोड़ते रह गए कि अपने बच्चों का ख्याल करो, कुछ करो, लेकिन नहीं हुआ और हुकूमत भी ठंडे पेटों बैठी रही। हुकूमत ने भी कुछ नहीं किया क्योंकि अब फेडरल गवर्नमेंट का मसला है। फेडरल गवर्नमेंट ज़िम्मेदार है इन तमाम फैसलों की कि सॉफ्ट होना चाहिए, माइल्ड होना चाहिए। तो अब सूबे ने भी, लेकिन मेरे ख्याल है सूबा सिंध ज़रा और सख्त हो गया है डबल सवारी के मसले पर, और आज मुझे 90% की फ़िगर मिली है कि डबल सवारी नहीं हुई है, आज उसकी वायलेशन नहीं हुई है। बाकी 10% को समझा के घर भेज दिया गया। लेकिन इस तरह काम नहीं चलेगा, आपको ठोस से कदम लेने होंगे। आपने टेस्टिंग बढ़ा दी है, बड़ा अच्छा किया, आपकी टेस्टिंग इंडिया से बढ़ गई है, इंडिया से बढ़ गई है आप हमारे टेस्टिंग। लेकिन अभी भी मेरा ख्याल है हम 410 पर हैं, 410 10 लाख पे, 10 लाख पे हम 410 अफराद को टेस्ट कर रहे हैं। ये कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। ज़रिया अगर आप 1000 कर दें 10 लाख पे टेस्टिंग
तो फिर देखिएगा इस वक्त जर्मनी में 20-22 हज़ार है 10 लाख के ऊपर, और वो पागल हो गए हैं जनूबी कोरिया वाले, वह 21 हज़ार के ऊपर हैं। वो पागल हो गए हैं और उन्होंने लोगों को पकड़ के जकड़ के बचाया है। मतलब हम उस खतरे की तरफ जा रहे हैं, हम बढ़ रहे हैं उसी खतरे की तरफ जिसका जिक्र मैंने अपने सवाल में किया, राइट एनबीसी? हम खतरे नहीं, तो वो तो प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया ना, ठीक है ना, मैं प्राइम मिनिस्टर पर यकीन करता हूँ। प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया कि 15 से 25 मई खतरनाक होगा। जनरल साहब, एनबीसी ने कहा कि लॉकडाउन में नरमी की जिम्मेदार वफाकी हुकूमत है, जिम्मेदार यहाँ पे तयन करना भी इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ ये भी कि केसेस बढ़ रहे हैं, हमें इसकी जिम्मेदारी भी किसी पर डालना होगी। पाकिस्तान में ये कोरोना बम इस तरह से अब फटने को है जिस तरह से डे बाय डे ये तादाद बढ़ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो ढीला ढाला नरम किस्म का हमने लॉकडाउन रखा उसका तो कोई जवाब बनता ही नहीं था। जब नजर आ रहा था हमें कि रोजाना की बुनियाद पे ये हमारे केसेस बढ़ते जा रहे हैं और उसके साथ साथ हमारे टेस्ट भी अभी बड़े कम है, और जब टेस्ट हम वसी पैमाने पे करेंगे तो नेचुरली और भी केसेस निकल आएंगे। तो उस लिहाज से तो अगर आप देखें तो ये कोई जवाब नहीं था कि आप लॉकडाउन बड़ा नरम किस्म का रखें, लेकिन ये हमारे प्राइम मिनिस्टर की सोच थी। वो चाहते थे कि इस किस्म का एक लॉकडाउन हो, तो सूबों ने भी फिर मेरा ख्याल है उसी तरह का आगे से इम्प्लीमेंटेशन में कमजोरी दिखाई। अब चीज ये है कि बम तो फटेगा नेचुरली जब लोग, अभी तक अमवात भी बढ़ रही हैं और कोरोना के केसेस भी रोजाना की बुनियाद पे बढ़ते जा रहे हैं। आपने देखा चंद दिनों में ही हम 7,000 तक पहुंच चुके हैं, जबकि पहले बड़ा स्लो था ये प्रोसेस, और जैसे जैसे टेस्टों की तादाद बढ़ेगी ये केसेस भी बढ़ते हुए नजर आएंगे हमें। अब इसमें ताजरों का जो रोल है, मौलाना हजरात का रोल है, अगर वो देखें तो कोई भी तावन करने को तैयार नहीं है, वो अपनी जात के बारे में सोच रहा है। ताजिर यकीन दहानी कराते हैं कि जनाब हमें एसओपी दे दें तो हम उस पर अमल दरामद करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम 7 दिन पूरे ना खोलें, 3 दिन 4 दिन कुछ दिन मुकर्रर हो जाएं और उनके ताजरों के मुतालबे की तरफ भी आती हूँ, लेकिन हम जिस फिगर पर फोकस कर रहे हैं वो है एक दिन में 17 अमवात। ये कोई छोटी तादाद नहीं है। ये बढ़ेगी क्योंकि जब जैसे जैसे वक्त गुजरता है तो वो जो इंक्यूबेशन पीरियड, ये लोग जो बीमार हुए हैं उनके सामने आने से आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा, और जिसकी सीरियस होगी वो नेचुरली, ये बात अभी तक चूंकि ये बढ़ रहा है किस्सा अभी तक कंट्रोल में आया ही नहीं। कोई दिन ऐसा नहीं आया कि जब पहले दिन से कुछ कम केसेस आए हों तो हम ये कह सकें कि जनाब अब एक डाउनवर्ड ट्रेंड नजर आ रहा है। तो लाजमी बात है बात भी बढ़ेगी और दूसरे केसेस भी जो आपके पॉजिटिव केसेस हैं वो भी बढ़ेंगे। तो मैं समझता हूं कि इस स्टेज के ऊपर जैसा हमने रखा हुआ है लॉकडाउन, उसके नतीजे में ये लाजमन तादाद बढ़ेगी, और प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा, तो इसमें तो कोई शक नहीं है ये तादाद अभी काफी ऊपर जाएगी। रज़ा रोमी साहब, दिन ब दिन तादाद बढ़ रही है, हम अभी बात कर रहे हैं 17 अमवात की। जनरल साहब एनबीसी ने कहा कि आने वाले दिनों में इससे ज्यादा भी हो सकता है फिगर। ये कोरोना बम पाकिस्तान में फटने को है। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि 2 महीने से ये सबको हमें मालूम है कि वायरस जो है वो ट्रांसमिट हो रहा है। पहले वो ज़ायरीन और इस तरह से जो बाहर से लोग आ रहे थे यूरोप से, उनके जरिए मुंतकिल हो रहा था, लेकिन फिर ये जिसको कहा जाता है कम्युनिटी ट्रांसमिशन जो है वो शुरू हो गई थी, और उसकी कई शवाहिद भी थे, और ये नंबर जो है बिल्कुल ये बढ़ेंगे। जैसे कि दुनिया के हर मुल्क में इस वक्त ये चैलेंज दरपेश है, पाकिस्तान कोई एक्सेप्शन नहीं होगा। और जो लोग ये समझते थे और कह रहे थे कि यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पे नहीं इसका असर होगा, नहीं फैलेगा, मुख्तलिफ वजूहात सही या गलत, वो बिल्कुल मफरूज़े थे और वो अवाम को और मिसलीड करने के मुतरादिफ था। हकीकत ये है कि ये बिल्कुल फैलेगा, और अभी तो हमें जो है सिर्फ एक बहुत छोटा सा इसका जो हिस्सा है पूरी वबा का, उसके बारे में इल्म है, क्योंकि टेस्टिंग पाकिस्तान में बहुत कम है। मेरे ख्याल से शायद लाख लोग भी, टोटल लाख लोग भी टेस्ट नहीं हुए होंगे, और अगर सवा लाख की टेस्ट के 22 करोड़ की आबादी में सैंपल भी बहुत छोटा है। अगर ये टेस्टिंग ज्यादा होगी तो और भी नंबर जो है वो ऊपर जाएंगे। तो ये एक रियलिटी है।
दुनिया में इस वक्त जो सबसे बढ़िया जो चैलेंज है वो यही है हर मुल्क के लिए कि किस तरह से इससे निपटा जाए, जबकि इसकी ना कोई वैक्सीन मौजूद है और ना ही कोई इस वक्त तक सर्टिफाइड इसका इलाज सामने आया है। और वो इसके ऊपर बहुत तैयारी हो रही है, दुनिया की हर लैब जो है, साइंसदान जो है, ड्रग कंपनीज जो है वो उसके ऊपर काम कर रही हैं, लेकिन हम सबका ये कहना है कि ये अगले साल तक इसकी वैक्सीन तैयार नहीं होगी। उस वक्त तक सिर्फ एक ही ऑप्शन है और वो ये है कि परहेज किया जाए सोशल मेल मुलाकात से, इज्तिमात से, पब्लिक प्लेसेस से जिस हद तक मुमकिन हो सके। और बदकिस्मती से लॉकडाउन के ऊपर जो इबाम रहा, कभी लॉकडाउन किया गया, कभी खोल दिया गया, कभी आधा खोला, ये वाली पॉलिसी जो है इसका कोई फायदा नहीं हुआ बदकिस्मती से। और अब यही है कि हमें लोगों को इससे बाखबर करना चाहिए और उनको अवेयरनेस देनी चाहिए कि वो पब्लिक प्लेसेस से गुरेज करें। इब्राहिम, जब तक हमारे पास 100% इलाज नहीं होगा तब तक के लिए एहतियात ही सबसे बड़ा हमारे पास इलाज है, लेकिन हम बात नहीं पकड़ रहे हैं कि जब तक वैक्सीन नहीं है, कुछ नहीं है, 17 अमवात हो चुकी हैं, ये बम फटने को है पाकिस्तान में। अब देखें, ये बम तो पूरी दुनिया में फट चुका है, ठीक है, और 1.5-2 महीने से फटा हुआ है। तो हमारे पास क्या ऐसे वसाइल थे या क्या ऐसा सेहत का निज़ाम था या क्या ऐसी करिश्माती सलाहियत थी कि हम कहते हैं कि अभी तक ये बम जो है नहीं फटा हुआ था और अब फट सकता है। ये बम पहले से फटा हुआ था, लेकिन असल में हमें पता नहीं था कि ये बम कहाँ फट चुका है। और उसकी वजह यही थी कि हमारी जो टेस्टिंग कैपेबिलिटी थी वो भी कम थी और जो हमारे पास आदादो शुमार आ रहे थे वो भी कोई इतने काबिल एतमाद नहीं है, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है उसमें ये सलाहियत ही नहीं है कि इन आदादो शुमार का एक हकीकी तज्जिया किया जा सके। और अब ये जो हमने लॉकडाउन खोला है, यानी लॉकडाउन जुज़वी लॉकडाउन नहीं है, ख़त्म हो गया है। आज मैंने देखा है इस्लामाबाद की सड़कों पर जो गाड़ियों वाले हैं वो पूरी फैमिली गाड़ियों में भर के वो सैर सपाटे कर रहे हैं और भरी हुई हैं सड़कें। तो अब ये जो बम है, कोरोना बम, ये समझ लें मल्टीप्लाई हो रहा है। हर जगह आपको कोरोना बम नजर आ रहे हैं, बाजारों में, मार्केटों में, सड़कों पे। तो ये तो अब मल्टीप्लाई होगा। और अब ये जो हमें फिगर थोड़ा सा अभी ज्यादा नजर आ रहा है, जैसे ही हमने अपनी टेस्टिंग कैपेबिलिटी थोड़ी सी इंक्रीज की है तो उसका हमें नतीजा भी सामने नजर आ रहा है। दूसरा, दुनिया में एक टर्म अब यूज हो रही है, लिविंग विद कोरोना। अब उसमें जिन मुल्कों ने एक ख़ास मुद्दत के लिए लॉकडाउन किया, कुछ नताइज भी हासिल किए, तो वो बहुत अपनी अहम जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो खोल रहे हैं ग्रेजुअली, लेकिन लिविंग विद कोरोना के तहत वो SOPs को इन्फोर्स कर रहे हैं। अब हमने ऐलान तो किया था कि हम ये जो इंडस्ट्रीज़ खोलेंगे और ये जो लॉकडाउन खोलेंगे उसमें हम वो SOPs इन्फोर्स करेंगे। आप बताएं, अब 4-5 यहाँ सहाफ़ी बैठे हुए हैं, आप खुद भी आपने ऑब्जर्व किया होगा कि क्या किसी जगह पे वो SOP इन्फोर्स हो रहे हैं? आज भी मैंने देखा वो पुलिस वाले जो बेचारे पिछले पहले 2-4 दिन जो थे लॉकडाउन के, उन्होंने तो उसमें तो वो चेक करते रहे लोगों को और पूछते रहे कि आप किस काम से बाहर जा रहे हैं, लेकिन अब वो बेचारे हैरत से बैठे तक रहे हैं और लोग जो है वो सड़कों पे निकले हुए हैं, पार्कों में निकले हुए हैं। तो ये बम जो है, मुझे जो खौफ है, बम तो पहले से फटा हुआ था, मुझे ये खौफ है कि जिस किस्म की बेहतियाती हमने की है और जिस तरह से हमने कौम को मुबारकबाद दे के ईजी कर दिया है कि हमारे यहाँ कोरोना जो है वो निस्बतन कम है, अब ये खुदा ना खास्ता ये अब बम जो है ये एटम बम में ना तब्दील हो जाए, क्योंकि हमारे जो वसाइल हैं उसके मुताबिक तो ये बम जो फट रहे हैं और ये जब फैलेंगे तो ये खुदा न खास्ता एटम बम वाली तबाही हमारे लिए ला सकते हैं। इतने बड़े पैमाने पे हमारे हलाकतें हो सकती हैं। बड़ी जल्दी हमने मुबारकबाद पेश कर दी, खतरा अभी टला नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं। नसीम सिद्दीकी साहब, ये सूरत हाल आपके सामने है, 17 अमवात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया ज़रियाब। ये 17 अमवात जो है ये मेरे ख्याल में तो खैर इतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि जब लॉकडाउन अगर खुला भी होता है और जिस तरह पाकिस्तान में एक्सीडेंट्स होते हैं और दूसरे मामलात होते हैं उसमें अमवात बहुत ज़्यादा होती हैं। अगर 20 मार्च को पाकिस्तान में लॉकडाउन शुरू हुआ था और अब 20 अप्रैल आ गई है, 1 माह हो गया है। 1 माह के अंदर अगर 200 की भी फिगर क्रॉस नहीं हुई है तो आप दुनिया में देखें कि जब वहाँ पे लॉकडाउन किया गया और वहाँ पे एक दिन में हज़ार अमवात हुई थी। ये थोड़ी सी इसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि इस तरफ जो वायरस है वो अभी तक जो कुछ डॉक्टर्स ने कहा है, मेरा अपना भी ख्याल है, दैट इज़ अ लिटिल बिट ऑल्टर्ड,
उस तरह की उसकी शरह नहीं है जिस तरह यूरोप और अमेरिका में वो फैला। 1 महीने के दौरान हमारे भी तो यहाँ ख़तरात 1.5 महीना पहले से शुरू हो गए थे, लेकिन उसकी स्पीड इतनी तेज़ नहीं है। भले टेस्टिंग कैपेसिटी मेरे दोस्तों ने, मेरे कोलीग्स ने बिल्कुल सही कहा, जैसे इब्राहिम ने कहा कि हमारे यहाँ पे जो फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए जाते हैं वो भी ऑल्टर्ड होते हैं, लेकिन हॉस्पिटल्स में कोई इस तरह रश नहीं नज़र आ रहा जिस तरह यूरोप अमेरिका में जिस तरह रज़ा भाई बैठे हुए हैं वहाँ पे हॉस्पिटल्स में रश है, वहाँ पे कोरोना के पेशेंट्स को लाया जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान में ये चीज़ नहीं है। लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं करूँगा, ये बम फटने को इसलिए है कि लोग एहतियात नहीं कर रहे। हम लॉकडाउन पे तनकीद करते हैं, हम हुकूमत पे तनकीद करते हैं, हम आवाम पे तनकीद नहीं करते और हम उनको कोई गाइडलाइन भी नहीं देते। मैंने तो देखा है कि हमारी आवाम जो है वो बिल्कुल शऊर से बिल्कुल जो है ना वो आ रही है, उनको समझ नहीं आ रही। अभी भी मैंने सड़कों पे देखा, मैं इस वक्त लाहौर में आया हूँ, लाहौर में आज मैं जब प्रोग्राम के लिए आया तो मैं तो हैरान रह गया कि ये जुज़वी लॉकडाउन क्या, ये बिल्कुल जैसे बेग साहब ने कहा लॉकडाउन तो ख़त्म हो चुका है, उस पर बिल्कुल कोई अमल दरामद नहीं हो रहा। तो असल में जो इसमें मुजरिम या मुलजिम गर्दाने जाएंगे वो तो आवाम है जो इसको इतनी नॉन सीरियस ले रही है। टीवी पे इतना टॉक शोज़ हो रहे हैं, दुनिया में बताया जा रहा है, अखबारात में आ रहा है। तो ये बम वाला जो सवाल है इससे तो मैं बिल्कुल अपने कोलीग्स की तरह एग्री करूँगा कि ये बम अब पाकिस्तान में अब फटेगा। ये गिर तो चुका था यहाँ पे, लेकिन उसकी पिन नहीं निकाली थी जिसकी वजह से वो फट नहीं पा रहा था। तो अब आवाम अपने हाथ से उसकी पिन निकाल रहे हैं और ये आने वाले दिन जो है इसमें ख़तरात बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि ये बीमारी है, बीमारी एक दूसरे से लगती है। और जो सोशल डिस्टेंसिंग का कह रहे हैं वो तो मैंने देखा कि ना अब फैमिलीज़ के अंदर वो चीज़ है, ना बाहर निकलो कहीं चीज़ है, कोई भी उसके ऊपर अमल नहीं कर रहा। तो आने वाले दिन बहुत ख़तरनाक है। लोगों ने अगर इस पे जो भी तजावीज़ WHO की तरफ से या हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से दी गई उस पर अमल नहीं करा तो ये बम हर घर में फटेगा और फिर जो इसके ऊपर काबू करना मुश्किल हो जाएगा। जब एक पेशेंट घर में से निकलेगा तो पता चलेगा कि वो 10 को और लगा चुका है और वो 10 जो है वो 100 को और को लगा चुके हैं। ये जो खतरा जो है ये भी टला नहीं है, लेकिन जितनी जिम्मेदारी हम इसमें हुकूमत की डालते हैं, विफाक की डालते हैं, सूबाई हुकूमतों की डालते हैं, उतनी ही जिम्मेदारी कहीं ना कहीं अवाम पर भी आयद होती है। उन्हें इस खतरे के को भांपना होगा, इसे इतना लाइट नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर लॉकडाउन में नरमी बढ़ती गई है तो बहुत सारे लोगों की सहूलियात को मद्देनजर रखते हुए इस लॉकडाउन को ईज करने का फैसला किया गया था। आगे बढ़ते हैं इस पर बात करते हुए कि ताजरानी पाकिस्तान ने हुकूमत को 3 दिन में मुल्क गिर लॉकडाउन खत्म करने की डेडलाइन दे दी है। मरकजी तंजीम के सदर काशिफ चौधरी ने कहा कि अगर हुकूमत ने 3 दिन में फैसला ना किया तो ताजरों के तहफ्फुज़ के लिए लॉकडाउन खत्म करने का फैसला करने पर मजबूर होंगे। लिहाजा ताजरों की 3 दिन में लॉकडाउन खत्म करने की डेडलाइन। तो क्या हुकूमत को ताजरों का मुतालबा मान लेना चाहिए? नासिर बेग टुक्ताई साहब, ताजर तो किसी तौर भी मानने को राजी है ही नहीं, ताउन उस तरह से नहीं कर रहे जिस तरह की सिचुएशन में होना चाहिए, फिर हुकूमत को सरेंडर कर देना चाहिए, मुतालबात मान लेने चाहिए। देखिए, ताजर तो कभी कोई बात नहीं मानते आपकी। ताजर ना आपको टैक्स देते हैं, ना अपना NIC आपको देते हैं, ना अपना GST आपसे रजिस्टर करवाते हैं, GST वसूल करते हैं, ना वो औकात कार की पाबंदी करते हैं। वो अपने मालखोरी के लिए अपने हिसाब से काम करना चाहते हैं। तो या तो आप उनको ये काम करने दें या आप एक कौम की हैसियत से, एक नेशन की हैसियत से उनको कुछ ज़ाब्तों का पाबंद बनाएं। मतलब मैं आपको बताऊं कि सिंध का वाक़या, सिंध ने प्राइम मिनिस्टर के हुक्म के बाद 62 सनतों को खोलने का हुक्म जारी किया। जी। और उन 62 सनतों के लिए बहुत रात तक बैठ कर, मैं जानता हूँ पर्सनली, SOPs तैयार किए गए, बड़े परफेक्ट SOPs, जिसमें ट्रांसपोर्ट भी शामिल थी, जिसमें मेडिकल भी शामिल था, जिसमें कोरोना का खुदा न ख्वास्ता किसी को हो जाए तो उसका रेस्क्यू भी शामिल था फैक्ट्री से। अच्छा, एक उस पर क्लॉज ये थी कि आप अपने स्टाफ को खुद लाएंगे। पहले उस पर एतराज़ हुआ, ख़त्म हो गया एतराज़ वो। दूसरा था कि अगर आप माइक्रो बस पे लाएंगे स्टाफ को तो वो माइक्रो बस पूरी भरी हुई नहीं होगी। अगर 10 का उसमें गुंजाइश है तो ये 6 या 7 आप बिठाएंगे उसके अंदर, ताकि वो जो कुर्बत है वो ना हो, फासला बरकरार। अच्छा, उसकी खिलाफ वर्जी आज बहुत ठीक ठाक हुई है। आज 10 की जगह 17 बिठाए गए हैं। उस पर 3 सनतें बंद कर दी हैं। सिंध गवर्नमेंट ने फौरी फैसला किया और कह दिया था अगर SOP की खिलाफ वर्जी की तो बंद कर देंगे। ये फार्मास्यूटिकल फॉर्म्स हैं, वो बंद कर दी गई, उस पर वो एहतजाज कर रहे हैं। और साथ ही ट्रांसपोर्टर्स ने कह दिया है कि जी 2 दिन के अंदर अंदर अगर आपने हमें नहीं आने दिया रोड के ऊपर तो हम रोड पे खुद आ जाएंगे। अनार्की फैला रहे हैं ये अनार्किस्ट हैं। टिपिकल लैंग्वेज में मैं बात करूँ,
अगर मार्क्सिज्म लेनिज्म की, तो ये अनार्किस्ट हैं और इनके साथ वही सलूक होना चाहिए जो अनार्किस्ट के साथ होता है। हुकूमत को रिट अपनी कायम करनी होगी, फेडरल गवर्नमेंट को अपनी रिट कायम करनी होगी। फेडरल गवर्नमेंट को अब इधर उधर नहीं देखना चाहिए, वफाक को और सूबों को एक साथ चलना चाहिए और इस पर अमल। अगर कोई कारोबार नहीं करना चाहता है, थैंक यू वेरी मच यार, उसको नेशनलाइज कर लें, उसको अपने पास ले लें, जब तक वो वापस नहीं लेता और चलाएं, मजदूरों को तनख्वाहें दें, उस पर SOPs पर अमल कराएं। SOPs के बगैर कोई कारोबार नहीं चलना चाहिए, वरना ये ख़तरनाक हो जाएगा। ये 17 आप कह रही हैं ना, तो ये 51 और 100 पर पहुंच जाएगा और फिर कुछ दिनों बाद देखेंगे कि 1000 लोग मर चुके हैं, हम फिर हम मातम कर रहे होंगे। तो ये ताजरान चाहते ये हैं कि हर तरह का लॉकआउट खत्म हो जाए, हर तरह का लॉकडाउन खत्म हो जाए, इनको इनकी मर्जी के मुताबिक काम करने दिया जाए। के जो मुतालबात थे जो हमने माजी में देखे हैं उनको किसी हद तक कबूल किया गया, लेकिन ये मामला इतना कोई सिंपल नहीं है कि जिसे फौरी तौर पर मान लिया जाए। नसीम सिद्दीकी साहब, ये मुतालबा मान लेना चाहिए गवर्नमेंट को? जिंदगी का मसला लोगों की, देखें, बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। बिल्कुल बेग साहब ने सही कहा कि हुकूमत किधर है, हुकूमत को अपनी रिट कायम करनी चाहिए। ये ताजिर किस किस्म की इस वक्त जो है ज़िद कर रहे हैं, इनको अकल नहीं है, इनको अपने कारोबार की पड़ी। भाई ज़िंदा रहोगे तो कारोबार करोगे। दुनिया इस वक्त लॉकडाउन हुई हुई है। आप देखें, बरतानिया जैसी जो जमहूरियत है, जो अमेरिका है, बड़े बड़े बिजनेसेस क्लोज हैं। यहाँ पर तो छोटी छोटी दुकानें हैं, दुकानदार शोर मचा रहे हैं और इनको जो इस किस्म की ज़िद बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। और अगर खोलना भी है तो हुकूमत को चाहिए कि अपनी रिट कायम रखे, बिल्कुल SOPs बनाए। SOPs के बगैर तो बिल्कुल खोलने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। और ये 3 दिन का या 4 दिन का अगर वो कोई देते हैं टारगेट, तो इस पर बिल्कुल अमल नहीं होना चाहिए। हुकूमत ताजरान के साथ बैठे और बिल्कुल इसके ऊपर जो है SOPs बने। जो सनत SOP के ऊपर अमल नहीं करेगी उसके ऊपर फौरी तौर पर एक्शन लेना चाहिए। जैसे बेग साहब ने बताया कि आज कराची में इस तरह हुआ, उन्होंने बंद कर दिया है। अभी भी मैं देख रहा हूँ कि पुलिस वाले खड़े हैं, पुलिस वाले बेचारे क्या करें। अगर 4 पुलिस वाले सड़क पे खड़े हैं और एक रेला का रेला मोटरसाइकिलों और गाड़ियों को आ रहा है, तो वो किसको किसको रोकेंगे, किसको किसको समझाएंगे? ये खुदारा, ये आवाम को खुद समझना चाहिए, इन ताजिर बरादरी को खुद समझना चाहिए कि जब लोग ज़िंदा रहेंगे तो आपके ग्राहक बन के आएंगे, लोग ज़िंदा होंगे तो ये कारोबार भी चलते रहेंगे। ये बड़ी ख़तरनाक वबा है, इसको हमारे मुल्क में हुकूमत से लेके आवाम तक ने जो है बिल्कुल सीरियस नहीं लिया। इसको सीरियस लें। दुनिया के कारोबार बंद हैं, अभी अपने कारोबार बंद रखें जितने अरसे बंद रखते हैं। बहुत पैसे कमाए हुए हैं, बहुत पैसे संभाल के रखे हुए हैं, दुआ करें कि उनको खर्च करने का आपको मौका मिले। खुदारा ये आवाम को जो है वो खतरात में ना डालें। अगर यहाँ लॉकडाउन हटा लिया और ताजरों ने दुकानें खोल ली, तो आप यहाँ देखेंगे किसी भी SOP के ऊपर अमल नहीं होगा। बंदे के ऊपर बंदा चढ़ा हुआ होगा, वही जो है अपना वायरस ट्रांसफ़र होगा और यहाँ पे अमवात का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो बिल्कुल ताजरों की ये जो ब्लैकमेलिंग है, इसमें हुकूमत को बिल्कुल नहीं आना चाहिए। हुकूमत अपनी रिट कायम रखे। हुकूमत को ज़्यादा फैक्ट्स एंड फिगर्स पता है, हुकूमत को पता है कि क्या ख़तरात आने वाले हैं और उनको उन ख़तरात को भांपते हुए आवाम की जानो माल की हिफाजत वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतों के ऊपर आती है और इन्हें बिल्कुल भी इन ताजरान से ब्लैकमेल नहीं होना चाहिए। सही। इब्राहिम, जैसे अभी बात अभी नसीम सिद्दीकी साहब ने कही कि वफाक और सूबाई हुकूमतों पर ये जिम्मेदारी आती है। ताजिर कह रहे हैं कि वफाक और सूबों की सियासत की भेंट नहीं चढ़ने देंगे हम ताजिर बरादरी को। देखें, इस मुल्क में जो मुख्तलिफ ग्रोह हैं, जो मुख्तलिफ जत्थों की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं और बहुत से इदारों की जो यूनियंस हैं वो हमेशा हुकूमत को ब्लैकमेल करते रहते हैं। और इसमें बहुत से लोग और बहुत सा एक बड़ा तबका ऐसा भी है जो मज़हब के नाम पर भी रियासत को और हुकूमत को ब्लैकमेल करता रहता है। अब ये ताजिर जो कह रहे हैं कि हमारा कारोबार खोलें, इनसे पहले तो ये पूछा जाए कि आपका कौन सा कारोबार रह गया है खुलने से। यानी जो अशियाए ज़रूरत की चीज़ें हैं वो तो उनकी जो दुकानें हैं और उनके जो कारोबारी मराकज़ हैं वो तो पहले ही खुले हैं। यानी ग्रॉसरी शॉप्स जो हैं वो सारी खुली हुई हैं, मेडिकल स्टोर्स खुले हुए हैं। इसके अलावा भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऐलान किया और उस ऐलान के नतीजे में बहुत सी इंडस्ट्रीज़ और उन इंडस्ट्रीज़ का रॉ मटेरियल बनाने वाले जो मराकज़ हैं वो सारे भी खुल चुके हैं। तो अब और क्या मांग रहे हैं हुकूमत से कि और क्या खोलें। दूसरी बात यह है कि जब आप लॉकडाउन को खुद नरम करते हैं और उसको इन्फोर्स नहीं करते, तो फिर इस तरह के जो ताजिर ग्रोह हैं इनको एक एक्सक्यूज़ मिल जाता है अपने मुतालबात बढ़ाने का। जैसे
अब हमारे यहाँ जो एक मजहबी तबका है, सब मजहबी तबके की मैं बात नहीं कर रहा, अब वो ये एक्सक्यूज़ दे रहा है कि आपने लॉकडाउन खोल दिया है, अगर कारोबारी इदारे चल सकते हैं, अगर बाकी इदारे चल सकते हैं तो फिर मसाजिद के अंदर भी लोगों को आप जाने से क्यों मना कर रहे हैं। हालांकि अब समझाने वाली बात तो ये है कि वो तो कारोबारी ज़िंदगी चलाने के लिए बहुत ज़रूरी है, उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, लेकिन जो बाजमात नमाजें हैं उनका ऑल्टरनेटिव तो खुद दीन ने दिया हुआ है कि अगर कोई मुसीबत हो, कोई आप बहुत मजबूरी हो, कोई सफ़र कर रहे हो, बीमार हो, तो वो तो घर पे भी पढ़ी जा सकती है नमाज। लेकिन चूंकि अब बाकी चीज़ें खुली हैं तो वो भी इसी किस्म के एक्सक्यूज़ दे रहे हैं। तो इस वक्त ये जो ताजिर तबका जिसने किसी मौके पर रियासत का कभी साथ नहीं दिया, ना ये टैक्स नेट में आते हैं, ना ही ये हमेशा जो है वो कभी हड़तालों के नाम पर और कभी अपने मफादात के नाम पर हुकूमत को ब्लैकमेल करते रहते हैं, इनका भी सॉफ्टवेयर अपडेट करना बड़ा ज़रूरी है। इनके साथ मिलकर बिल्कुल, क्योंकि देखें अगर ये जो अभी एक हल्का फुल्का सा लॉकडाउन बाकी है, अगर ये भी खुल गया तो आप बताएं कि गली मोहल्लों में ये सारी दुकानें खुल गई तो फिर ये किधर जाएगा, फिर कहाँ कहाँ आप कंट्रोल करेंगे। और फिर ये एक बहुत बड़ी गलत फहमी है, जैसे मसाजिद में जाने वाले लोग कह रहे हैं कि हम अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं अगर हम मसाजिद में जा रहे हैं तो किसी को क्या तकलीफ है। अब असल इशू ये है कि सिर्फ आपकी जान को खतरा नहीं है, आपकी वजह से बाकी लोगों की जान को कितना खतरा है, ये असल इशू है। लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग जो है, ये चीज़ समझने के लिए कोई भी तबका जो है मुल्क का वो तैयार नहीं है। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि ऊपर से जो मैसेज है वो सही कम्युनिकेट नहीं हो रहा, वो एक सख्त मैसेज नहीं जा रहा, वो बड़े नरम से मैसेज जा रहे हैं कि हमारे यहाँ कोरोना जो है वो दुनिया की निस्बत बहुत कम फैला हुआ है, जिसकी वजह से लोग इसको बहुत ईजी ले रहे हैं। और वो उसका नतीजा हम ये देख रहे हैं कि अब मुतालबात मुख्तलिफ गिरोहों के बढ़ते जा रहे हैं। रज़ा रोमी साहब, ये ताजरों ने सिर्फ पहली बार किसी पीटीआई गवर्नमेंट को ही इस तरह से नहीं कहा कि हमारे मुतालबात माने जाए, हमने माजी में भी हुकूमतों को ताजरों के हाथे रकमाल बनते हुए देखा है। इस बार जो ये मुतालबा कर रहे हैं कि मान लेना चाहिए, गवर्नमेंट को कर देना चाहिए सरेंडर। देखिए, सरेंडर जो है तो नहीं करना चाहिए, बल्कि हुकूमत को तो अपनी जो पॉलिसी है मौजूदा उसको भी बदलना चाहिए, जिसके तहत लॉकडाउन नामी कोई चीज अब बाकी नहीं रही। जैसा कि तमाम इत्तलात आ रही हैं कि जो पार्शल लॉकडाउन का फैसला किया गया था अब उसके ऊपर भी मुकम्मल तरीके से अमल नहीं हो रहा। अब यहाँ पे यही सवाल पैदा होता है कि अगर तो नहीं करना तो फिर ताजिरों को आप इजाजत दे दें कि भाई वो भी कर लें। अगर लोग मसाजिद में भी जा रहे हैं और इज्तिमात भी होंगे और ट्रैफिक भी रवां दवा है, तो फिर सरकारी दफ्तर भी खुले हुए हैं बहुत सी जगहों पे, तो फिर ताजिरों की जो दुकानें हैं वो फिर कुछ शोबों में उनको बंद करने का क्या जवाज है। तो बात यह है कि ये जो है यहाँ पर दोबारा से मैं वही बात दोहराऊंगा कि पॉलिसी जो है वो बिल्कुल कंफ्यूज्ड है और लोगों को अभी तक अवाम को सही तरह की मैसेजिंग नहीं दी जा रही, जो उनके शऊर के लिए, आगाही के लिए जो इक़दामात होने चाहिए इस मामले की सीरियसनेस के बारे में, वो अभी तक नहीं जा रहे। देखिए, यही बात जो है, अब ये बार बार ये बात हो रही है कि हमारे यहाँ ये इस तरह से नहीं फैलेगा, हम इससे बच जाएंगे, हमारे यहाँ वायरस मुख्तलिफ तरह का है, अभी गर्मियाँ आ जाएंगी, अभी ये हो जाएगा, अभी वो हो जाएगा। असल मसला ये है कि इस वायरस का प्रॉब्लम जो है सबसे बड़ा वो ये है कि एक शख्स से ये सैकड़ों में मुंतकिल हो जाता है और कुछ ऐसी जगह हुई है कि जहाँ पे हजारों की तादाद में एक ही शख्स ने इन्फेक्ट कर दिया है एक कम्युनिटी के अंदर। तो जब इस तरह का आपके पास एक सीरियस मसला हो तो उसका रिस्पॉन्स भी बहुत फिर सीरियस होना चाहिए, सोच समझ के होना चाहिए। तो मेरे तो ख्याल से हुकूमत को अपनी रिट जो है वो कायम रखनी चाहिए और ये जो गिरोह हैं, जत्थे हैं, ताजिर हों या इवन ये जो मसाजिद के बारे में इस वक्त मामला है कि वो नहीं बंद हो रही, इसके ऊपर भी गौर करने की ज़रूरत है और इसको फौरी तौर पर अमल दरामद करने की ज़रूरत है। खुदा ना खास्ता अगर ये मज़ीद फैलेगा तो हमारे पास नहीं है वो वसाइल, ना मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं और ना ही वो इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है कि जिसके तहत हम लोगों को महफूज रख सकते हैं। तो ये अब मामला जो है इसकी संगीनी का अभी तक वो उस तरह से नहीं इजहार हो रहा जैसा कि होना चाहिए। जनरल साहब, हर मुतालबा भी ऐसा नहीं होता कि जैसे मान लिया जाए। हमने देखा कि माजी में भी ताजिर बहुत सारे मुतालबे करते रहे हैं, बाज़ औक़ात हुकूमत ने वो मुतालबात माने भी हैं। ये इतना आसान नहीं है जो इस दफा मुतालबा रखा गया है। देखिए, दरिया मसूलन तो
ये मुतालबा मानने का कोई जवाब है नहीं। जिन हालात में हम हैं इनका मुतालबा नहीं मानना चाहिए, लेकिन इशू इतना सादा नहीं है, इसमें कुछ दुश्वारियां हुकूमत के लिए भी मौजूद है। पहली बात तो ये कि हुकूमत के रिट की हम बात करते हैं, इन्होंने मजहबी रहनुमाओं के सामने अपनी रिट जो है वो पार्शली उसको सरेंडर किया खुद। हालांकि मस्जिदों का मसला जो है वो बहुत ही संगीन है। मस्जिदें बंद हॉल हैं, उनमें नमाजें होती हैं, हर मस्जिद के साथ बायकुला सेन या लॉन नहीं है। दूसरी तरफ ये है कि जब मस्जिदों में लोग सजदे करते हैं तो जो कारपेट्स हैं वो इन्फेक्टेड रहती हैं बड़े बड़ी देर तक। अगर जमीन पे भी कोई सजदा करे तो कुछ वक्त के लिए वो तब भी इन्फेक्टेड रहेगी, और जो लोग उसके बाद नमाज पढ़ेंगे या आगे पीछे होकर उधर सजदा करेंगे वो जल्दी कैरियर उसको कैरी करेंगे। तो मस्जिदों में तो फैलाने का या उसके फैलने के चांसेस बाहर की निस्बत कहीं ज्यादा हैं, लेकिन हुकूमत वो रिट कायम नहीं कर सकी, वो मौलाना हजरात को वो कायल नहीं कर सकी, जबकि बाकी पूरी दुनिया में वॉलंटरीली मौलाना हजरात ने फतवे दिए हैं और कहा है कि जनाब मस्जिदों में नमाज ना पढ़ें। और हमारे यहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी मौजूद है कि बहुत शदीद बारिश में उन्होंने कहा कि घर में नमाज पढ़ें क्योंकि रास्तों में पानी है। तो जब हालात ऐसे हो जाएं आपके लिए जहां इंसान को मुश्किलात हो, तो दीन आपको वो ख्वार नहीं करना चाहता, दीन आपके लिए आसानियां पैदा करता है कि आप उस दीन से जुड़े रहें, आपको दीन अट्रैक्ट करे, ना कि आपके अंदर उसके लिए रिपल्शन पैदा हो। तो ये हमारे मौलाना हजरात ने हमारे लिए किया। अब दुकानदार जो हैं उनका जो मुतालबा है उसको हुकूमत को कुछ न कुछ तवज्जो देनी पड़ेगी। एक तो वो मौलवियों की वजह से कि वो आपने उधर छूट दे दी, दूसरी तरफ मसला बहुत बड़ा ये है कि इनको पॉलिटिकल बैकिंग है। ये ऐसे नहीं है कि ये खुद ब खुद आके खड़े होकर, वाकई दुकानों का मसला है, उनको पॉलिटिकल बैकिंग है। जिस शख्स ने नईम मीर, जिसने कि लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और हुकूमत को बड़ा लताड़ा और कहा कि जनाब ये हम अगले दिन कारोबार खोल देंगे, हम हुकूमत को नोटिस दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो नईम मीर PMLN का आदमी है। उसकी बेशुमार तस्वीर है, शहबाज शरीफ के साथ खड़ा, उसके पीछे खड़ा, कभी उसके साथ खड़ा, वो कहीं से बैकिंग, कहीं से सपोर्ट लेके काम कर रहा है। तो इनका सिर्फ बिजनेस का मसला नहीं है, इनके पॉलिटिकल अजाइम भी हैं। कोई बैकिंग कर रहा है, कोई पीछे से धक्का दे रहा है उनको कि चलाओ भाई ये मुहिम। तो मुल्क के साथ कोई वफादारी या मोहब्बत का किस्सा नहीं है, ये रोना धोना है, सब अपना अपना, और सियासत इसमें भी चल रही है। तो हुकूमत को रिट कायम करना इतना आसान नहीं होगा। जब पहले ताजुरों ने हड़ताल की थी कि टैक्स नहीं देंगे, तब भी अपोजिशन साथ खड़ी थी, और इस प्रॉब्लम को, इस स्कीम को जो कि हुकूमत टैक्स बेस बढ़ाना चाहती थी, कामयाब नहीं होने दिया, हुकूमत को सरेंडर करना पड़ा। और अब भी हुकूमत सरेंडर करेगी, गो के नहीं करना चाहिए, लेकिन ये पॉलिटिकल इशू है। इनके पीछे नईम मीर का तो मैंने खुद आपको बता दिया कि वो PMLN का एक सरकर्दा आदमी है, लेकिन मैं औरों को भी आपको बता सकता हूं जो कराची में कर रहे हैं। तो ये चीज जो है, इनके पीछे लोग खड़े हैं, वो पॉलिटिकल पार्टियां, वो घिनौने चेहरे मौजूद हैं, तक महदूद नहीं है, ताजरों को इंसानी जानों के ऊपर, इंसानों की लाशों के ऊपर जो सियासत कर रहे हैं, वो घिनौने लोग, वो घिनौने चेहरे पीछे खड़े हैं इनके। को सियासी पुष्टपनाही हासिल है, ये सिर्फ कारोबार के लिए बाहर नहीं निकल रहे, ऐसे ही बाहर नहीं आ रहे, किसी न किसी की पॉलिटिकल बैकिंग जो है वो स्ट्रांग है। लेकिन ये वक्त आ गया है रियासत अपनी रिट कायम करे, क्योंकि अगर रियासत ने सरेंडर कर दिया, मुतालबात मान लिए या फिर से कोई दरमियान का रास्ता निकाल लिया, तो खुदा ना खास्ता केसेस बढ़ सकते हैं और अमवात की जो शरह है उसमें इजाफा हो सकता है। मुझे बढ़ने एक ब्रेक की तरफ नाज़रीन, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। नाज़रीन, साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने मुतालबा किया है कि शहबाज शरीफ से ऑन कैमरा तफ्तीश की जाए। इस्लामाबाद में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि नैब ने पहले उन्हें गिरफ्तार किया लेकिन कुछ नहीं मिला, लिहाजा बेहतर यही होगा कि जो उनसे तफ्तीश का अमल किया जा रहा है उसे ऑन कैमरा रखा जाए। उन्होंने ये गुफ्तगू किस अंदाज में की, क्या अल्फाज थे उनके, जरा उन्हीं की ज़बानी सुनिए। जो 22 तारीख को तफ्तीश करनी है वो कैमरा लगाकर पाकिस्तान के अवाम को दिखाएं कि आप क्या तफ्तीश करते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन से। नाज़रीन, आपको याद होगा कि जब नैब ने उन्हें बुलाया था तफ्तीश के लिए तो उन्होंने कहा कि वो सेल्फ आइसोलेशन में हैं शहबाज शरीफ साहब, लिहाजा वो आ नहीं सकते। शाहिद खाकान अब्बासी साहब इस हवाले से आगाह कर रहे थे, मीडिया को ब्रीफ कर रहे थे कि किस तरह से ये होना चाहिए, लेकिन मुतालबा सामने रख दिया जो कि आपने उन्हीं की ज़बानी सुन लिया। लेकिन जो मुतालबा उन्होंने किया है ये उनका मुतालबा जायज़ है। इब्राहिम से पूछ लेते। इब्राहिम, बताइएगा, ये जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म मुतालबा कर रहे हैं ऑन कैमरा तफ्तीश का, पॉसिबल है, ये जायज़ है ये सारा अमल?
देखें, पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि शहबाज शरीफ जो हैं वो लंदन से अगर वापस आए हैं तो वो वैसे तो वापस नहीं आए। उन्होंने पहले कहीं से कोई यकीन दहानी हासिल की होगी कि मैं वापस आऊँ, कहीं गिरफ्तार तो नहीं हो जाऊँगा, और यकीनन उनको वो यकीन दहानी कराई गई होगी। और वो यकीन दहानी हमें पता है कि हुकूमत ने तो नहीं कराई होगी, वो ताकतवर हल्कों नहीं कराई होगी। उसके बाद जब अब वो वापस आए हैं तो इस वक्त उनकी गिरफ्तारी किसकी ख्वाहिश हो सकती है? यानी इस्टेब्लिशमेंट या जिनको हम कहते हैं फ़ौज तो मसरूफ़ है इस वक्त पूरी तरह से कोरोना वायरस से जो एक चैलेंज है उससे निमटने में हुकूमत की मदद करने के लिए। दूसरा, वो भारत ने एक इश्ताल अंगेज़ी शुरू कर दी है लाइन ऑफ कंट्रोल पे। तीसरा, आपने आज भी खबरें देखी होंगी कि वो दहशतगर्दी का भी एक चैलेंज है, तो उसमें भी फ़ौज मसरूफ़ है। तो इस वक्त किसकी ख्वाहिश हो सकती है कि शहबाज शरीफ को गिरफ्तार किया जाए? तो जाहिर है कि अगर आप ये डॉट्स कनेक्ट करें तो ये हुकूमत की ख्वाहिश हो सकती है कि इस चैलेंज के दौरान भी शहबाज शरीफ को गिरफ्तार किया जाए, और उससे फिर क्या होगा कि एक नई सियासी अफरा तफरी फैलेगी। अब दूसरा जो उनका मुतालबा है, तो देखें जो कुछ भी है, आप नैब के कवानीन हैं जिस तरह भी, तो कोई वो इतने कोई अनोखे लाडले नहीं हैं कि सिर्फ शहबाज शरीफ का केस जो है और उनसे जो तहकीकात हैं वो इस तरह से लाइव जाए या वो ऑन कैमरा हो। लेकिन एक तरीका और हो सकता है ये कोरोना की सूरत हाल में। देखिए, हमने देखा है ऑनलाइन अदालतें लगी है ना, ऑनलाइन अदालतें जो हैं वो चीफ जस्टिस जो साबिक थे वो शुरू कर गए थे। तो नैब वाले जो हैं अगर उन्होंने कोई तहकीकात करनी है तो वो स्काइप पे लें, शहबाज शरीफ साहब से सवालात पूछ लें और शहबाज शरीफ जो है उनके जवाबात दे दें। और अगर वो कोई कानून इजाज़त देता है तो उसकी वो रिकॉर्डिंग कर लें, या शहबाज शरीफ साहब कर लें या वो कर लें और उसके बाद ले आएँ। लेकिन अगर नैब उनको बुला रहा है, ठीक है, अब इससे कतई नज़र के वो ठीक कह रहा है या गलत कह रहा है, तो उनको अपीयर तो होना पड़ेगा, उनको अपीयर होना चाहिए और अपने जवाबात देना चाहिए, क्योंकि बहरहाल सिस्टम तो उसी सूरत में चल सकता है कि जो भी कवानीन हैं वो जैसे भी हैं आप उनको फॉलो करेंगे, उन पर अमल दरामद करेंगे। लेकिन ओवरऑल आप ये जो इस वक्त कोरोना का इतना संगीन चैलेंज दरपेश है, इस सूरत हाल में अगर ये सियासी एक मैस खुलेगा तो उससे कौम की कोई खिदमत नहीं होगी। एनबीसी ये मुतालबा जायज़ है जो शाइस्ता खान अब्बासी ने किया, क्योंकि वो ज़रा शफाफियत की तरफ जाना चाह रहे हैं कि नैब की क्वेश्चनिंग किया है, उन पर अगर इल्ज़ामात हैं तो किस किस्म के सवालात पूछे जा रहे हैं। ये कोरोना के सिलसिले में शायद उन्होंने बात नहीं की जिस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की है। मैं थोड़ा सा ज़रा सा हट के बात करना चाहूँगा, उसके बाद में इस पर आऊँगा। जनरल साहब ने उलमा के बारे में बात की और नमाज के और रमज़ान के बारे में, तरावी के बारे में बात की। हम बहुत ओपन इस बारे में, गालियाँ भी खाते हैं और बेमज़ा भी नहीं होते हैं, क्योंकि हमें अपनी बात करनी होती है। लेकिन मुझे कल जो बयान आया है सऊदी उलमा कौंसिल का, उस पर मुझे बहुत तशवीश है। उन्होंने कहा है कि आलम इस्लाम के मुसलमान जो दीन हनीफ पे यकीन रखते हैं वो नमाज़ें तरावी और हत्ता कि ईद की नमाज अपने घर पे पढ़ें, और ये आलम इस्लाम से खिताब है उनका, सऊदी अरब से खिताब नहीं है। उसके बाद यहाँ के जो दीनी हल्के हैं उनमें एक तशवीश की लहर दौड़ी है, और दूसरे ये वहाँ के लोग नाइजर, बांग्लादेश और पाकिस्तान इसका मजाक भी उड़ा रहे हैं कि ये दीन से रुखसत जो मिलती है उसको उस पर अमल नहीं करते, उस पर ईमान नहीं रखते। बड़ा ख़तरनाक सूरत हाल बन रही है आगे जाने के बाद। चलें, हमारे मौलवी तो हमारे सामने हमेशा मुश्किल में डालता रहता है। अब बात है शहबाज शरीफ से। मैं एक बड़ा मुश्किल में गिरफ्तार हो गया हूँ राजा ने जवाब देने के बाद। मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर शहबाज शरीफ इतने बीमार हैं, इतने उम्रदार हैं, उन्हें कैंसर भी है, तो वो प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार कैसे हो सकते हैं? क्या मेडिकली वो फिट हैं इस काम के लिए? अगर मेडिकली फ़िट हैं वो, तो फिर जहाँ चाहें चले जाएं, जो चाहे बुला ले, जिस तरह चाहे बुला ले, चले जाएं, उनको जाना चाहिए। लेकिन मैंने पिछले हफ्ते भी कहा था कि उनको जाना चाहिए, उनको पेश होना चाहिए। मैं आज भी कह रहा हूँ उनको पेश होना चाहिए। मुझे जो मेरा मसला है वो ये कि मेरा आने वाला प्राइम मिनिस्टर, अगर वो आने वाले प्राइम मिनिस्टर हैं, इन वेटिंग हैं, तो क्या वो फिट हैं, मेडिकली फ़िट हैं? अगर मेडिकली फ़िट नहीं है तो फिर बड़ा मसला हो जाएगा, क्योंकि वो खुद कह रहे हैं मैं तो माजूर आदमी हूँ, मैं तो इम्यून सिस्टम मेरा ख़राब है, मेरा जो मतलब जरासीम से मुदाफ़त का रास्ता है वो मेरा बंद है। तो ये बड़ा मसला है। और लंदन में ओपन कोर्ट होनी चाहिए। बिल्कुल सही कर रहा है इब्राहिम, जो सवाल जवाब हों ओपन कोर्ट में हों, और अगर हों तो नशर भी कर दिए जाएं, और शायद खाकान अब्बासी के जो सवाल जवाब हैं उनको भी नशर किया जाए। जनरल साहब, वाकई इतना अनोखा केस है कि इसे ऑन कैमरा बुला लिया जाए और फिर से मतलब ये नहीं कि नशर किया जाए?
ये सब ड्रामा है, ऐसे कोई ऐसी बात नहीं है। मेरा जहां तक अंदाजा है नैब वैसे ही रिकॉर्डिंग करता है। आपको याद होगा कि चौधरी निसार ने बताया था कि डॉक्टर आसिम की 200 घंटे की रिकॉर्डिंग मौजूद है जिसमें उन्होंने एतराफ किया हुआ है हर किस्म की करप्शन। तो ये मेरा ख्याल है रिकॉर्डिंग तो होती है लेकिन उसको पब्लिक नहीं किया जाता, क्योंकि ये एक सिटिंग का मसला नहीं होता कि आज आपने शहबाज शरीफ साहब को बुलाया, आज उनको पता है कि आप कैमरा पे पब्लिक को दिखा रहे हैं तो वो आप कहेंगे तो वो मान जाएंगे। तो माँ उंगली तक तो लगाने की इजाजत नहीं है आपको, आप जबानी सवाल जवाब कर रहे हैं। तो और वैसे भी जेल में भी हम डालते हैं, कभी को मानेगा जिस आदमी को आप वहां पे एसी मुहैया करें, टेलीविजन मुहैया करें, खिदमती भी उसको दें, वो जूते पे लिखता है आपके सारे प्रोसेस, तो आप जहन्नम में जाएं, सजा देते हैं मैं तो आपका मेहमान। तो ये तो ऐसे है ड्रामा। बात ये है कि ये एक लंबा प्रोसेस है जिसके तहत जब तक कोई नैब डॉक्यूमेंट्स ला के कन्फ्रंट नहीं करेगा ये मानते नहीं, इस तरह आसानी से ये लोग मानते नहीं है। आपको भी मुझे पता है दामाद क्यों भागा हुआ है इनका, दूसरा बेटा क्यों भागा हुआ है, इसहाक डार क्यों बाहर बैठा हुआ है। अगर कुछ नहीं किया भाई तो सारे आ जाए ना, यहाँ पे तकलीफ क्या है। लेकिन खाया तो हुआ है, सिर्फ ये है कि आपने गवाह और सबूत दाएं बाएं किए हुए हैं, जो जज जिनको पकड़ के आप सब कुछ उगलवा सकते हैं वो बाहर बैठे हुए हैं। तो यहाँ बैठे सारी ये बातें करते रहेंगे। वो एक केस था जिसमें जो हमारे ये सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने उसको सुनने नहीं दिया मुझे, वो हुदैबिया पेपर मिल का, वो खुल जाता तो सारे किस्से इनके बाहर आ जाते। वो इन्होंने इतना आला काम किया कि वो केस रुकवा दिया, जो लिंच पिन थी वो गायब कर। मतलब आप कह रहे हैं सारे अमल में ये जितने भी मुतालबे हैं या कुछ भी किस तरह की जाएगी, सर सारी ड्रामेबाजी है पीएमएलएन की। इस दिन हुदैबिया का केस खुल गया, उसके बाद बेशक सारे चैनल्स को कहें कि लाइव प्रोग्राम कर दें, अगर ना पकड़े जाए तो मैं हर तरह की सजा कबूल करने को तैयार। उसमें मनी लॉन्ड्रिंग की साबित हो जाएगी, सब कुछ हर चीज आ जाती है, लेकिन वो नहीं होगा। तो यहाँ पे ये चीजें नहीं है, उनको भी पता है कि कुछ नहीं होगा, ड्रामा श्रामे कर दिया जी, कैमरे पे दिखाएं हम बड़े हाजी हैं लिहाजा हमें कैमरे पे भी डर नहीं आता। टीआरपी आएगी, हाईएस्ट टीआरपी, इनका कोई जवाब नहीं है। मैं एक चीज आपको अर्ज कर दूं कि ये सारी कहानियां आप लोगों को ज़हनी तौर पे गुमराह करने के लिए है कि जनाब हम तो बिल्कुल हमने तो किए कुछ नहीं, अवाम को दिखाएं। और भाई मेरे किसको धोखा देते हो, किसको पता नहीं है। अगर इसहाक डार और इनका दामाद और बेटा वो आ जाए यहाँ पे और उनको एसी वाले कमरे में ना रखा जाए, उनको वो सहूलियात ना दी जाए जो मियां साहब को फराम की हुई थी, जहां वो जाके खिदमती भी एक और सारा कुछ था, भाई माल खाया हुआ है भाई, ये खिदमतें क्यों देते हैं उनको। ठीक है तो आप देखेंगे अगले दिन आपको सारा बता दें। तो देखिए साहब ये दौरान रिकॉर्डिंग का अमल होता है, ये मुझे भी पता है, आपको भी पता है। भाई कैद उनको कैसे कर सकते हैं। सही, पैनल पे बैठे बाकी दर्जाकारों को भी पता है। आज अगर नैब में जाके बयान अपने देते रहे तो उनको अरेस्ट को करने का जवाब रह जाता है। चलें ठीक है। तो राजा साहब ये जो आप कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बोल रहे हैं वो भी ठीक नहीं। तो देखिए साहब बताइए ये जो मुतालबा किया शायद साहब का फेवरेट टॉपिक है ये। अच्छा ज़रियाब, मैं सिर्फ थोड़ी सी एडवांटेज लेते हुए सिर्फ एक उलमा और मसाजिद वाली बात पे एक सेंटेंस ऐड करूंगा, उसके बाद आपके सवाल पे आ जाऊंगा। मैं तो ये कहता हूँ इसका बड़ा आसान सवाल है, ये जितने भी मसाजिद हैं उनमें इमाम साहब जो फजर नमाज पढ़ने लोग आते हैं उनकी हाज़िरी लगाया करें और उनको इजाज़त दे दें कि बाकी जितनी नमाजें वही लोग सिर्फ आ जाएंगे। फिर आप देखेंगे कि मसाजिद में कितने लोग जो है फ़र्ज नमाज पढ़ने आते हैं। दूसरा आपके सवाल की तरफ आते हुए मैं कहूँगा कि बिल्कुल इजाज़त दे देनी चाहिए। मेरे यहाँ जो मस्जिद है मैं जाता हूँ, वहां पे फजर की नमाज पे लोग होते हैं, ज्यादा जोर पे आदमी नहीं होते, लोग कामों पे होते हैं। चले तो ये भी आपका अच्छा जो शाहिद खाकान अब्बासी का मुतालबा है, शाहिद खाकान अब्बासी का मुतालबा ज़रियाब पूरा कर देना चाहिए। वजह यह है कि ये कोई मामूली चोर तो नहीं है, इन्होंने कोई भूख से तंग आके रोटी थोड़ी चोरी की थी, इन्होंने कोई अपने बिलकते बच्चे के लिए कोई दूध थोड़ी चोरी किया था। ये अरबपति चोर हैं, इनका स्टैंडर्ड है, ये बड़े लोग हैं, कानून को चाहिए कि इनके मुताबिक चले। बल्कि मैं तो कहता हूँ नैब को इनके घर जाना चाहिए। हाँ, नैब जो है ना, नैब को इनके घर जाना चाहिए, जानिब नहीं जाना चाहिए सर, अगर आप अवेलेबल है तो मैं आपकी जो है वो इंटरव्यू में कर ले, बात यार कर ले, कोई यार बात ना करे, बीच में ना बोले,
भाई बीच में ना बोले, सुन ले, बारी आएगी अपना व्यू दे दिएगा। तो बल्कि नैब को इनके घर जाना चाहिए कि सर अगर आप सो के उठ गए, आपके पास टाइम है तो क्या हम ले सकते हैं? भाई ये बड़े चोर हैं, ये छोटे चोर नहीं है। जनरल साहब ने बिल्कुल सही कहा, अगर शाहिद खाकान अब्बासी जेल काट के वापस आ सकता है, अदालतों से रिहाई मिल सकती है, तो ये इसाक डार भी वापस आ जाए, सलमान भी वापस आ जाए। क्यों नहीं आते? वो पंजाबी में कहते हैं ना कि जिन्हें खा दिया गाजरा ओना डिड पीड़, जिसने खाई गाजरें उसके पेट में दर्द। तो ये दर्द उठ रहे हैं बार बार। वो आइसोलेशन में है तो पाकिस्तान क्या लेने आए थे? अगर वीडियो कॉल पे ही अपना नून लीग के मेंबरान से बातचीत करनी थी या इन्होंने नैब को इंटरव्यू देना था तो लंदन में बैठे रहते। वहाँ पे तो इंटरनेट की बड़ी अच्छी सहूलत मौजूद है और वहाँ से देते रहते। तो बिल्कुल शाहिद खाकान अब्बासी का मुतालबा मंजूर करते हुए, क्योंकि ये बड़े चोर हैं, इन्होंने अरबों खरबों की चोरी की है। आवाम इनसे ना पूछे कि इन्होंने अस्पताल तो बनाई नहीं, ये मेट्रो जो बनाए थे जो आज वीरान पड़े हुए, इनका पैसा अगर उठा के अस्पतालों में लगा दिया होता तो आज आवाम को कोई रिलीफ मिल गया होता। करते हैं थोड़ा सा सिचुएशन को, दो हाँ में जवाब है, दो ना में जवाब है। रज़ा रूमी साहब पे डिपेंड करता है अगला सवाल का ये कमेंट। बताइए रज़ा रूमी साहब, ये जायज है जो मुतालबा कर रहे हैं? भाई देखिए, पहली तो ये बात है कि ये मैं सुन रहा था अभी सारी गुफ्तगू, तो शहबाज शरीफ को तो पहले भी अरेस्ट किया था नैब ने और तकरीबन 150 दिन जो है अपनी तहवील में रखा था। और सवाल ये है कि उसके दौरान क्या तफ्तीश हुई, उससे क्या फायदा हुआ, क्या इंफॉर्मेशन मिली, कुछ नहीं मालूम। बल्कि तफ्तीश बिल्कुल बहुत कम की गई थी। इसका जिक्र भी हुआ था, मीडिया में भी आया था, उनके बयानात भी आए थे। असद इकबाल को भी गिरफ्तार किया गया और गालिबन वो उनके बकौल कोई टोटल 15-20 मिनट उनसे सवालात पूछे गए, जितने भी वो 5-6 हफ्ते तहवील में रहे। यही वाकया शाहिद खाकान अब्बासी और जो है उनके साथ और लोगों को जो अरेस्ट किया गया था। तो बात यह है कि यहाँ पर अगर तो नैब की अरेस्ट जो है और तफ्तीश जो है वो किसी मकसद के लिए है कि आप किसी केस की तह तक पहुंचना चाहते हैं, आप साइंसी और प्रोफेशनल अंदाज में इन्वेस्टिगेशन करके कोई रिजल्ट निकालना चाहते हैं, तो फिर तो कोई बात बनती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा वाकया नहीं है। अब देखिए, ये बार बार इस चीज को दोहराया जाता है और बार बार वही वाली बातें आ जाती है कि जी चोरों को ये करना चाहिए और चोरों को ऐसे करना चाहिए। भाई अभी 2 साल होने को हैं, तो अभी तक क्या रिजल्ट निकला है? नैब की तमाम तर कार्रवाइयों से कितनी रिकवरी हुई है, कितने केसेस सॉल्व हुए, कितनी लूटी हुई सो कॉल्ड दौलत जो है वो वापस खजाने में आ गई है? बिल्कुल भी नहीं हुआ। यहाँ पर ना तो ये नियत है नैब की, ना गवर्नमेंट की। ये सिर्फ एक है कि अपने सियासी जो मुखालिफिन है। सॉरी टू इंटरप्ट यू रज़ा रूमी साहब, पॉइंट ऑफ व्यू आपका आ गया, वक्त मेरे पास खत्म हुआ, लेकिन आपका तबसरा मैं जान चुकी हूँ आपकी हाँ के ऑप्शन के साथ कि आप भी यही कह रहे हैं, इब्राहिम भी यही कह रहे हैं, NBC भी यही कह रहे हैं कि अगर मुतालबा कर ही दिए साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने तो मुतालबा जायज़ है, पूरा कर दिया जाए। चलें ठीक है, इसी के साथ ही नाज़रीन मुझे मेहमान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।